बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम दास्तान ड्रामा की किस्त नंबर 3 की मुकम्मल कहानी को बयान करेंगे। तो कहानी को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाजरीन कराम, जैसा कि हमने किस्त नंबर 2 के आखिर में देखा था कि एकिस कैद होकर गोक महल आती है और बातूगा उसको देख लेता है और जिंदान में एकिस की लड़ाई होती है और बातूगा उस सिपाही को जख्मी कर देता है। जिसके बाद तैमूर बातूगा को ढूंढते हुए जिंदान पहुंचता है तो वो देखता है कि सिपाही बातूगा को कत्ल करने वाला होता है कि एकिस तैमूर के सामने उसे कत्ल कर देती है। तैमूर इसके बाद एकिस का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई। इसके साथ साथ हमने बातूगा को एकिस के साथ बात करते भी देखा था, लेकिन महल में ये सच कोई नहीं जानता। बातूगा बिल्कुल ठीक है। अब नाजरीन किस्त नंबर 3 की कहानी को शुरू करते हैं। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने इस चैनल पर दास्तान ड्रामा की तमाम अक़साद की कहानी पर वीडियोस बना रखी। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा। तो नाजरीन कराम, किस्त नंबर 3 में दिखाया जाता है कि एकिस महल में जिस निशान को देखती है तो उसे ख्वाब वाले निशान जैसा लगता है जिस पर एकिस ने तीर मारा था। एकिस रोकर कह रही होती है कि मेरी तकदीर मुझे यहाँ लेकर आई है ताकि मैं अल्पागू खान को कत्ल करके अपने बाबा का बदला ले सकूँ। इसके बाद चालायर एकिस को वहाँ से कैद खाने ले जाता है। इसके बाद गुनसेली खातून बातूगा की हालत पूछती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है और मैजिन करैचिक खातून से पूछती है कि क्या वाकई तुम इस माजूर से शादी कर रही हो, जिस पर करैचिक जवाब देती है कि मेरे बाबा ने अगर ये फ़ैसला किया है तो मुझे उनका हर फैसला कबूल है। इसके बाद नाजरीन काया और तैमूर को अल्पागू के कमरे में दिखाया जाता है, जहां काया अपने बाबा से कह रहा होता है कि बाबा जल्द सेहतयाब हो जाएं और तख्त का वारिस मुझे इंतखाब करें। इस पर तैमूर कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, बाहर बालामेर तख्त की लालच में खड़ा है और तुम अंदर ऐसी बातें कर रहे हो। इसके बाद काया तैमूर को समझाता है कि तख्त का वारिस मैं हूँ और तुम मेरा साथ दोगे। अगर बालामीर चचा कुछ करने की हिम्मत करे तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। काया तैमूर को बाबा की वो बात याद दिलाता है जो उन्होंने कही थी कि अगर मेरे बाद काया तख्त पर अपनी जहानत और तैमूर अपनी ताकत से एक साथ रहे तो कोई भी गोक सल्तनत की तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा, मतलब कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। नाजरीन, आगे दिखाया जाता है कि तैमूर बाहर जाते वक्त काया से कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तख्त की कोई लालच नहीं। इसके बाद नाजरीन अलवाइजा खातून को दिखाया जाता है जो शमनी औरत, मतलब कि जो टेंगरी से अल्पागू की ज़िंदगी मांगने के लिए रस्म करती है, उसे सिपाहियों के साथ भेज रही होती है। तो तैमूर उससे सवाल करता है कि इस औरत का क्या कसूर है। तो अलवाइजा कहती है कि तुम्हारे पास आसमानी ताकत है और काया के पास आसमानी जहानत। इस औरत ने बातूगा को आसमानी रूह कहने की जुर्रत कैसे की। इस पर तैमूर अपनी माँ से कहता है कि बातूगा भी हमारा भाई है, बाबा का खून उसकी और हमारी रगों में दौड़ रहा है, आपको बातूगा क्यों अच्छा नहीं लगता। इसके बाद नाजरीन बालामीर को गुस्से में दिखाया जाता है क्योंकि काया और तैमूर के बाद वो समझ रहा था कि वो आसमानी रूह है, लेकिन शमनी औरत ने बताया कि बातूगा आसमानी रूह है। बालामीर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि अल्पागू मेरा भाई है, मैं ही आसमानी ताकत रखता हूँ और मैं ही आसमानी रूह हूँ, तो तख्त का वारिस भी मैं हूँ। इसके बाद वो चला जाता है। आगे नाजरीन अल्पागू को ख्वाब में दिखाया जाता है जहाँ वो तिलस्म से मिलता है और वो जितना तिलस्म के पास जा रहा होता है तिलस्म उससे उतना ही दूर जा रही होती है और आखिर में तिलस्म की आंखों से खून दिखाया जाता है। जिसके बाद अल्पागू ख्वाब से बेदार हो जाता है और वो जिंदा बच जाता है। इसके बाद नाजरीन दिखाया जाता है अल्पागू अपने वफादार यानी दानिश अता से पूछता है कि जब मैं जख्मी था तो मेरे पीछे कौन कौन क्या क्या कर रहा था। तो दानिश अता उसे तमाम मालूमात देता है और उसे ये भी बताता है कि उसका भाई बालामीर जंग की तैयारी करके आया है। तो अल्पागू कहता है कि मैं ये जानता था कि मेरा भाई मेरी मौत के बाद ज़रूर ऐसा कुछ करेगा। इसके बाद नाज़रीन एकिस को जिंदान में दिखाया जाता है जहां एल्बिक खातून रोटी लेकर आती है, लेकिन एकिस खाने से इनकार करती है और एल्बिक के साथ बदतमीज़ी से पेश आती है, जिस पर एल्बिक खातून उसे सज़ा भी देती है और हर कैदी को खबरदार करती है। वो लड़की जिसे चोलपान ने भेज रखा था अपने कपड़ों से सोना निकालकर बगैर किसी की नज़र में आए चालायर को देती है ताकि वो एकिस को बचा ले। चालायर एल्बिक खातून से कहता है कि उसे छोड़ दो, आइंदा ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। जब लड़की सोना चालायर के हाथ में दे रही होती है तो एकिस उसे देख लेती है, तो एकिस समझ जाती है कि उनके दरमियान कोई मंसूबा चल रहा है। इसके बाद एकिस उस लड़की से दरियाफ्त करती है तो लड़की कहती है कि तुम्हें चोलपान खातून का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और मैं यहाँ किसी ख़ास मकसद के लिए आई हूँ।
इसके बाद नाजरीन दिखाया जाता है कि तैमूर और सब लोग खाने पर बैठे होते हैं तो तैमूर और काया साल्तूक से सवाल जवाब करने लगते हैं और साल्तूक को हुक्म देते हैं कि चोलपान खातून को महल में कैदी बनाकर लाया जाए। साल्तूक कहता है कि वो ये हुक्म पूरा करेगा तो काया अपना एक करीबी सिपाही उसके साथ भेजता है ताकि पता चल सके कि साल्तूक गद्दार तो नहीं और जिस लड़की को साल्तूक ले आया था वो वाकई 2 सिरों वाले भेड़िए का पंजा कहलाने वाली लड़की है। इसके बाद नाजरीन बातूगा और एक्किस को एक दीवार के करीब आपस में बात करते दिखाया जाता है। बातूगा एक्किस को कहता है कि वो इसे बाहर का रास्ता बताएगा। दूसरी तरफ दाग कबीले को दिखाया जाता है जहां कोनता यमन के जख्मों को दाग रहा होता है और यमन ये कह रहा होता है कि वो सीरमा और एक्किस को आज़ाद लेकर आएगा। इसके बाद नाजरीन साल्तूक को दाग कबीले में आते दिखाया जाता है और साल्तूक चोलपान खातून से कहता है कि कोक कबीले के खान ने उसे याद किया है। जब साल्तूक चोलपान खातून को बांध रहा होता है तो चोलपान कहती है कि वो इसके साथ कोक महल चलेगी, उसे बांधने की ज़रूरत नहीं, वो कोई कैदी नहीं है। इसके बाद नाजरीन आगे किस्त में दिखाया जाता है कि करेचे खातून किसी को खत लिख रही होती है और इसके बाद बालामीर को उसके कमरे में आता दिखाया जाता है। बालामीर कमरे में आता है और नौकरानी को खत देता है और वो खत कमांडर को दे आए। जब बालामीर पीट करता है तो उसकी बेटी जल्दी से अपना खत भी उस नौकरानी के हाथ में दे देती है। इसके बाद नौकरानी वो खत सिपाही को जाकर दे आती है। सिपाही वो खत पढ़ता है और इसके बाद लड़की उसे क्रेचक का खत भी देती है जिस पर सिपाही खुश हो जाता है। इसके बाद नाजरीन दिखाया जाता है कि बालामीर एक शरबत पीता है जिसमें अलवाइजा ने नींद की दवाई मिलाई होती है। जब बालामीर वो पीकर सो जाता है तो अलवाइजा उसके कमरे में दाखिल होती है और उसे कत्ल करवाने लगती है कि पीछे से अल्पागू वक्त पर पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। अलवाइजा अल्पागू को देखकर हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि किस तरह उसके भाई ने सबके सामने खुद को तख्त का वारिस कह दिया है, इसीलिए वो ये कर रही थी। अल्पागू कहता है कि अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जीते जी मेरे तख्त पर कोई नहीं बैठ सकता। इसके बाद नाजरीन चोलपान खातून और साल्तूक को महल के अंदर आता दिखाया जाता है। साल्तूक उसे जिंदान में ले जाता है और साल्तूक चोलपान से कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद भी जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद नाजरीन काया तेकिन को तख्त पर बैठा दिखाया जाता है और जब बालामीर ये देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो काया से पूछता है कि वो किससे पूछकर तख्त पर बैठा है। इस पर काया उसे बताता है कि रियासत बगैर सरबराह के नहीं चल सकती, मैंने तख्त छीना नहीं है बल्कि अपने बाबा के नायब के तौर पर यहाँ पर बैठा हूँ। जब तक मेरे बाबा ठीक नहीं हो जाते मैं उनके नायब के तौर पर यहाँ पर बैठा रहूँगा। तो बालामीर दानिश-ए-ताह से कहता है कि तुम काया को समझाओ, ये अभी बच्चा है। इस पर दानिश-ए-ताह उसे कहता है कि रियासत के असूलों के मुताबिक खान का बेटा ही उसका नायब बन सकता है, तो काया इस वक्त ठीक कर रहा है। इस पर बालामीर गुस्सा हो जाता है तो अलवाइजा उससे कहती है कि हमारे 9वें सफ़े में क्या लिखा है कि अगर रिवायात बोलें तो खान को भी खामोश रहना होगा, तो फ़िलहाल अपना मुँह बंद रखो। बालामीर अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद वहाँ से चला जाता है। जाते जाते कहता है कि जब खान मर जाएगा तो तुम सब खामोश हो जाओगे। इसके बाद नाजरीन चोलपान खातून को काया के सामने लाया जाता है। चोलपान काया को तख्त पर देखकर हैरान हो जाती है। काया उसे सर झुकाने का कहता है तो चोलपान कहती है कि मैं उनके सामने सर क्यों झुकाऊं जिन्होंने बगैर किसी सबूत के मुझे जिंदान में रखा, हालांकि अभी तक मुझ पर कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ। इस पर तैमूर उठता है और तलवार निकालकर चोलपान के गले पर रखता है और कहता है कि खान के सामने इज्जत से पेश आओ वरना ये सर तुम्हारे कंधों पर नहीं रहेगा। इसके बाद चोलपान घुटनों पर आ जाती है। बातूगा को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। दानिश-ए-ताह कहता है कि हमारी रिवायात ये कहती हैं कि हम पहले मुजरिम की सुनते हैं फिर उस पर फैसला सुनाते हैं। इसके बाद काया चोलपान से पूछता है कि तुमने ऐसे डाकू को क्यों पनाह दी जिसने खानों के खान को खान पर तीर चलाए। इस पर चोलपान कहती है कि मैं अल्पागू की इतनी ही वफादार हूँ जितनी कि गोक टेंगरी के साथ। उसे जिंदगी की कीमत अपनी जान से देना होगी जो बेगुनाह उसने जाने ली थी और वो जब मरेगा तो एक बड़ी खुशी की तकरीब रखूंगी। लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं कहा कि वो अल्पागू को तीर मारे, मैं उसे नहीं जानती। इस पर काया कहता है कि ये डाकू पहाड़ी पर पकड़ा गया था, आप इस पर क्या कहती हैं। इस पर चोलपान कहती है कि मैंने एक लड़की को देखा जो रास्ता भटक गई थी, जिसका कोई सहारा नहीं था। मैंने उसे मशरूब दिया था, एक बिस्तर दिया था जिस पर वो सोई। काया उससे पूछता है कि लड़की की खिदमत पर किसको रखा था, तो चोलपान कहती है कि उसके कबीले की लड़की को। काया हुक्म देता है कि जिंदान में जितनी भी पहाड़ी की लड़कियां हैं उन्हें मेरे सामने लाओ। और आगे नाजरीन दिखाया जाता है कि एक्किस और उसके साथ कैदियों को काया के सामने लाया जाता है। अब हम आके देखेंगे कि काया उन पहाड़ी लड़कियों के साथ क्या सलूक करता है और क्या चोलपान पर जुर्म साबित होगा या चोलपान बच जाएगी। अगर चोलपान पर जुर्म साबित हो गया तो चोलपान को क्या सज़ा होगी, इन सब वाक़यात को हम देखेंगे एपिसोड 3 के पार्ट 2 में। अगर आप एपिसोड 3 के पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
تو ناظرین ایپیسوڈ نمبر 3 کا پارٹ 1 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ میں ملتا ہوں پھر اگلی قسط میں، تب تک اپنا رکھے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔